डायन की बेटी। ये कौन चित्र है दोस्तों? बहुत समय पहले सुंदरनगर राज्य के ग्राम सभापुर में शक्ति राज और बुद्धि राज नाम के दो मित्र रहा करते थे। शक्तिराज परम शक्तिशाली था। वाह, पागल सांड को काबू में कर लिया। और बुद्धिराज की बुद्धि का जवाब नहीं था। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ बुद्धिराज, तुम्हारे बड़े विद्वान हो और चतुर हो। अरे, मनोहरपुर के महापंडित ने छोकरे से हार मान रहा है। लेकिन दोनों का मन किसी काम काज में नहीं लगता था। उनके घर वाले हमेशा नाराज रहते थे। माँ एक कचौरी और देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। काम का नकाज कर दुश्मन अनाज का, कमाने का देला नहीं, खाने को नाम पर पूरा घर जितनी खुराक अकेला खाता है। देखो माँ, तुम मुझे खाते पीते समय टोका मत करो। बेटा, अगर तुम इतनी ही गैरत है तो माँ का टोकना तो बुरा लगता है तो तुम काम धंधा करो। लेकिन बाबू, काम क्या काम करूं? इस गांव में मेरे लायक कोई काम है ही क्या? अरे, इतना हट्टा कट्टा होकर भी पूछता है कि मैं क्या काम करूं। अरे, तेरे जैसे जवान तो धरती का सीना अपने हाथों से चीर कर उसमें से भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और एक तू है कि तेरा बूढ़ा बाप दिन भर खेतों में काम करता रहता, तुझे खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं। लाना तेरे जैसे बेटे पर। देखो बाबू, हर समय टोका टाकी मत किया करो, वरना मैं किसी दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो दोष किसे देता है? कल का घर छोड़ कर जाना है तो आज ही, बल्कि अभी चला जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जा। सुनता कि जा, सुनाता किसी है नालायक। फिर चुपचाप शक्तिमान गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। और थोड़ी देर बाद शक्तिराज गांव के बाहर बने शिवजी के मंदिर के पास बुद्धिराज का इंतजार कर रहा था। दोनों मित्र प्रतिदिन यहाँ मिला करते थे। भगवान, सचमुच ही आज मेरा प्रिय मित्र बुद्धिराज हमेशा के लिए मुझे बिछड़ जाएगा, क्योंकि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। क्योंकि आज मैं अपने प्रिय मित्र के बिना प्रदेश में एक दिन बिता सकूंगा। उधर संयोग से उसी दिन, अरे सुनती हो भगवान, कहाँ हो? क्या बात है, आज घर में घुसते ही आसमान सर पर क्यों उठा रखा है? भगवान, आज आपने बुद्धू की शादी लाला घनी घनश्याम दास की बेटी से तय कराया हूँ। सच? बिल्कुल सच भगवान, जानती हो खुशी की बात तो यह है, लाला खुद अपने बेटी को, अपनी इकलौती लड़की को चुना। कहा रहा था कि मुंशी तेरे बुद्धिलाल की बुद्धि बहुत चर्चे सुन रहे हैं। मैं सोचता हूँ क्यों ना अपनी बेटी का हाथ बुद्धिराज के हाथों में देकर अपना सारा कारोबार सौंप दूँ, जो उसे देखे वह इतनी बुद्धिमानी से मेरा कारोबार चलाता है। तो इसका मतलब लाला अपनी बेटी के साथ अपना सारा कारोबार भी मैं दे देगा। हुर्रे! हाँ। और तब मुंशी राम लेखराज, नहीं सेठ लेखराज कहलाऊंगा। तू सेठानी। ही। अरे वाह, मजा आ गया। ही। लेकिन माँ बाप, माँ, मैं एक आंख वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? तेरा लाल तेरा तू लाला की लड़की से ब्याह, अरे शुक्र कर, तेरे जैसे कामचोर निखंटू की शादी की लाला शमशेर दास की इकलौती बेटी से कर रहा है, वरना। लेकिन माँ, वह कहानी है और मैं किसी कानी लड़की से ब्याह हरगिज नहीं करूँगा। कहानी से नहीं करेगा तो किसी रानी से ब्याह करेगा, तेरे जैसा नालायक। हाँ, मैं किसी रानी से ब्याह करूँगा। रानी से ब्याह करेगा? यह मुंह और मसूर की दाल। अरे लाला की बेटी तुझे क्या, तेरा बाप भी ब्याह करेगा? तो फिर बाबू, तुम ही कर लेना कहानी से ब्याह। मैं उस मुझे मेरी माँ कहने में मुझे एतराज़ नहीं होगा। नालायक पाजी, ठहर जा, बाप से मस्करी करता है, अभी मजा सिखाता हूँ। भागले बुद्धिराज, इसी में तेरी भलाई है। इससे पहले मुंशी लेखराज तेरी बुद्धि छड़ी बुद्धिराज की मजा चखा पाता, बुद्धिराज घर से निकल गया। घर से निकलकर बुद्धिराज सीधा उस गांव के बाहर बने शिवजी के मंदिर के पास पहुंचा, जहाँ शिवजी शक्तिराज उसी का इंतजार कर रहा था। देखते ही, हाय मेरा मित्र भू। अ- अरे, यह क्या? उस काली लड़की का ब्याह या मेरा बापू करेगा या फिर मैं करूँगा? तू रो क्यों रहा है? देख बुद्धू बुद्धि, तू हर समय मजाक मत किया कर। आज तुझे जी भर कर रोने दे।
ताकि आज के बाद पता नहीं तेरा मेरा मिलन कब होगा। सबक सबक, क्यों, क्या आज कोई लड़की तुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगी? लेकिन शक्ति राज बुद्धिराज के मजाक का नजरअंदाज करता हुआ बोला, बुद्धि, आज मैं अपना घर ही नहीं गांव भी छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना घर या गांव छोड़ने का इतना दुख नहीं जितना तुझे छोड़ बिछड़ने का है मित्र। पर क्यों, तू घर और गांव क्यों छोड़कर जा रहा है, बता मित्र। शक्तिराज ने अपने घर में घटी सारी घटना बता दी। उसकी पूरी बात सुनकर बुद्धिराज का गंभीर हो उठा। मित्र, तेरी कहानी सुनकर आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि हम जवान हो चुके हैं और अब हम अपने माँ बाप पर बोझ न बनकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, इसलिए मैं आज किसी काम धंधे की तलाश में नजर जा रहा हूँ। अकेले तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यानी तुम भी मेरे साथ अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चल दोगे? नहीं, तुम ऐसा कदापि नहीं करेंगे, बल्कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम मेरे माता पिता का ख्याल रखोगे। और क्या मित्र, सिर्फ तेरी दोस्ती के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए तो मैं तेरे साथ चल रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप के समान मेरे माँ बाप भी मुझे निकम्मा समझते हैं, और इसलिए मेरी शादी एक कानी लड़की से करना चाहते हैं। हाँ, और उसी कहानी से कदापि ब्याह नहीं करूँगा। और जब मैं घर में लौटूंगा तो घर वाले से कहूँगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है, चलो दोनों सिर दी यह साबित कर देंगे कि हम कामचोर निकम्मे नहीं हैं। फिर दोनों मित्र उसी समय नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। बुद्धिराज, आज शाम हो गई है, अब रास्ते में पहले गांव दिखाई पड़े, रात उसी में व्यतीत करेंगे, फिर बाकी का सफर दिन में तय करेंगे। ठीक है। सिर दी, अरे शक्ति, वो देखो सामने शायद कोई गांव है। हाँ, उधर ही चलते हैं। जब दोनों बस्ती में पहुंचे, अरे यहाँ तो अभी तक पूरी तरह दिन अभी पूरी डूबा नहीं, यहाँ मौत का सन्नाटा है। पता नहीं कारण क्या है, आओ किसी का घर खुलवा कर पूछते हैं। दोनों सामने एक मकान की तरफ बढ़े, लेकिन तभी शेर का जोड़ा उन पर आक्रमण कर दिया। बाप रे! एक पल के लिए दोनों अचानक आक्रमण से बौखला गए, लेकिन अगले ही पल शक्तिराज ने पूरी शक्ति के साथ शेर से भिड़ गया। अरे क्या मुसीबत है! देखो देखो शेरनी जी, मैं स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाता। अरे क्या उपलगता है, बेचारा परदेशी है। अपने दोनों वारों को खाली जाते देख शेरनी क्रोधित हो उठी, पागलों की तरह बुद्धिराज पर वार करने लगी। गुर्र! अरे बाप रे, लगता है यह पागल हो गई है। अगर जल्दी इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय न किया तो मुझे फाड़ खाएगी। तभी बुद्धिराज की नजर कुएं पे पड़ी, उसकी आंखें कुछ सोचकर चमकने लगी। आओ शेरनी जी, मैं आपको आपके खून की जगह कुएं का मीठा पानी पिलाऊंगा। अगले ही पल बुद्धिराज कुएं की मुंडेर पर आ गया। गुर्र! आओ जंगल की रानी, मैं पिलाऊंगा तुम्हें मीठा पानी। फिर बुद्धिराज को क्रोधित शेरनी की बुद्धिराज पर छलांग लगाई, लेकिन बुद्धिराज तुरंत ही अपना शतान छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप गई काम से। उधर शक्तिराज भी शेर पर काबू पा चुका था। गुर्र! अरे कितना शक्तिशाली है ये, शेर की टांग चीर डाली इसने। तभी, शाबाश नौजवानों, दोनों ने इन आदमखोर शेर को मारकर हमारे गांव पर बहुत एहसान किया है। इन्होंने हमारे गांव में बहुत जनहानि की थी, तो यह आदमखोर अक्सर इस गांव में घुस जाते थे। अरे भाइयों, यह पूछो, यह आदमखोर शेर का जोड़ा किस दिन इस गांव में नहीं आया? और जब भी यह जोड़ा गांव में आया, उस दिन एक दो इंसानों को संख्या कम हुई है। ओह, धन्यवाद धन्यवाद हमारे, आज तुम इस गांव में मेहमान हो। धन्यवाद बुजुर्गवार। पर तुम कौन लोग हो जो इस गांव में, तुम्हारा आना कैसे हुआ? हम लोग पास ही के गांव सभापुर में रहते हैं, काम धाम की तलाश में नगर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में श्याम गिर आने के कारण रात इसी गांव में व्यतीत करने का इरादा लेकर आए थे। सुबह होते ही गांव वालों से विदा लेकर नगर की ओर चल पड़े। जब नगर में पहुंचे, सुनो सुनो खासो हम सुनो,
अरे भाई, शक्ति देख घुसते ही सैनिक हमें कौन सी कहानी सुनाता है। फिर राज्य के हर खास आम को सूचित किया जाता है कि कल दिन में जादूगर कपाली राजमहल में चंद्रप्रभा को उठा ले गया। जो भी व्यक्ति राजकुमारी जी को राजकुमार जादूगर से मुक्त कराएगा, राजा विजयदत्त न केवल राजकुमारी का विवाह उससे करेंगे, बल्कि उसे अपना पूरा राजपाट भी उसे सौंप देंगे। क्या राजकुमार चंद्रप्रभा का प्रमाण बोल सकती क्या कहता है? यार, बुद्धि हमारे लिए कुछ कर दिखाने का अच्छा अवसर है, लेकिन यह जादूगर कपाली क्या भला है और कहाँ रहता है, इसके बारे में कुछ पता लगे तो शायद कुछ बात बने। अरे वाह, इसका मतलब तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन सुन, अगर हम जादूगरी को जादूगर के चुंगल से मुक्त कराने में सफल हो गए तो राजकुमारी से ब्याह मेरा होगा और तेरा नहीं, समझे? मेरा क्यों नहीं? मरा क्यों जा रहा है? तू कर लेना उस राजकुमारी से ब्याह, मैं तो किसी परी से ब्याह करूंगा। पर वह राजकुमारी मेरे लिए तुमसे बढ़कर थोड़ी ही है। वाह, यह होना मित्रों वाली बात। आओ राजमहल चलकर राजा से मिले और जादूगर कपाली के विषय में जानकारी ले चलो। शेर दी, देखो नौजवानों, इस समय मेरी हालत डूबते तिनके को सहारा जैसी है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम लोग मेरी बेटी को जादूगर की कैद से छुड़ा लाने में सफल हो जाओ, और इस कार्य को अंजाम देने में तुम लोगों को जो भी राज की सहायता चाहिए मिल जाएगी। धन्यवाद राजन, बस आप हमें सफर का उचित प्रबंध कर दे, यह बता दें कि वह जादूगर रहता कहाँ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सिद्धि राजकुमारी जी उस जादूगर से मुक्त करा कर ले आएंगे। हमें अफसोस है कि जादूगर कपाली के विषय में कुछ नहीं जानते, वह कहाँ रहता है और हमारी बेटी को वह कहाँ उठा कर ले गया। उप भगवान, काश मैं अपनी बेटी की जिद पर ध्यान न दिया होता तो शायद आज वह दिन हमारे न देखना पड़ता। जिद? जिद? कैसी जिद महाराज? नौजवानों, आज से करीब 15 दिन पहले की बात है। एक दिन, महाराज की जय हो, रायगढ़ में भूपत सिंह ने आपके लिए एक संदेश पत्र भेजा है मेरी बेटी का ब्याह का प्रस्ताव। उस पत्र को पढ़ते ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी बेटी चंद्रप्रभा अब जवान हो गई है, बल्कि ब्याह योग्य भी हो गई है। पर उस पत्र को लेकर मैं अपनी बेटी के पास पहुंचा। बेटी, रायगढ़ के राजा अपने पुत्र भूपेंद्र वीर से के लिए हमारा तुम्हारा हाथ मांगा है, और साथ ही राजकुमार ने यह पत्र भेजा है। अब तुम जल्दी से कोई निर्णय करके हमें बताओ, लेकिन हम कोई उत्तर भेजें। पिताजी महाराज, क्यों? क्योंकि समाज में यह रीति है कि हर कन्या पिता पर कन्यादान करना पड़ता है। अतः आप मैं अपने ब्याह को बात करते हुए शर्माऊंगी नहीं, क्योंकि पिताजी मैं चाहती हूँ मेरा पति मेरी पसंद का हो, मेरा पति एक वीर पुरुष हो, लेकिन बल्कि एक योग्य इंसान भी हो। और इस चुनाव के लिए मैं आपको मेरे ब्याह का स्वयंवर रचाना पड़ेगा, और स्वयंवर में जो भी राजा या राजकुमार विजय होगा वही मेरा पति होगा। अवश्य है बेटी। पिताजी, यह मेरे ब्याह की पहली और अंतिम शर्त है, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। फिर बेटी की जिद के ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयंवर आयोजित किया। उसमें भाग लेने दूर दूर के देश के राजा राजकुमार आए। स्वयंवर में प्रतियोगिता हुई। शाबाश राजकुमार। किंतु राजकुमार, यह राजकुमार किस देश का है? अति सुंदर। यह तो मुझे मालूम नहीं, प्रतियोगिता खत्म होते ही हम इसका परिचय जरूर लेंगे। ओह वाह वाह। और प्रत्येक प्रतिद्वंदी को हराता चला गया। अपनी बहादुरी की कला का उत्कृष्ट नमूना पेश हुआ। अंत में वह अज्ञात राजकुमार विजयी हुआ। वाह, यही है मेरा वर। शाबाश, अज्ञात देश के बेनाम राजकुमार वाकई हमारी राजकुमारी योग्य हो। इसके लिए पहले राजकुमारी अपने गले में जयमाला डाले। कृपया अपना नाम तथा अपने खानदान का पूरा परिचय करवाई। सुनहरी घाटी।
महामंत्री जी, मैं सुनहरी घाटी का राजा कपाली हूँ, लेकिन यह नाम तो आज से पहली बार सुन रही हूँ। वहाँ कहाँ है यह देश? यह देश जहाँ कहाँ है, कैसा है, यह जानकर आप क्या करेंगे महामंत्री? क्योंकि मैं स्वयं स्वयंवर में विजयी हो रहा हूँ, अतः स्वयंवर की शर्त के अनुसार आप राजकुमारी से कहें कि वे मेरे गले में जयमाला डालें और अपना पति स्वीकार करें। लेकिन स्वयंवर में पहली शर्त यह थी कि स्वयंवर में किसी देश या राजकुमार भाग ही ले सकता है, अन्य कोई नहीं। अतः आप अपना सही परिचय दें। तुम मेरा सही परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं किसी देश का राजा नहीं, बल्कि मेरा नाम जादूगर कपाली है। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं फिर हा 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 अगले ही पल ओह हाय हा हा चलो राजकुमारी चंद्रप्रभा, मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे छोड़ दो दुष्ट, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भागो। राजकुमारी जी, आपने राजा जी आपने नहीं, हाँ आपके पिता ने मेरा अवश्य बिगाड़ा है, यह मेरा प्रतिशोध है। मैं तुम्हें बलपूर्वक अपनी रानी बनाऊंगा। क्या? कैसा प्रतिशोध? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। हाँ हाँ राजा देवदत्त, तुम नहीं जानता क्या हुआ था? मैं तुम्हें जानता हूँ। याद कर वह दिन जब तेरा ब्याह हुआ और तू अपनी पत्नी यानी रानी चंद्र प्रभा के लेकर पहली बार नगर आ रहा था, तो नगर की प्रजा अपने राजा और नई रानी का स्वागत की कतार में खड़ी थी। उन दिनों राजघराने की किसी महिला का सिर उठाकर देखना जुर्म समझा जाता था, अतः नगर की जनता सिर झुकाए खड़ी थी। लेकिन उसी कतार में मेरा बापू जादूगर त्रिपाली अपनी नई रानी को देखने के लिए इच्छा दबा न सका, और एक बार उसने रानी चंद्रप्रभा की तरफ देखा ही था, शायद तुम्हारी नज़र उस पर पड़ गई। वाह रानी चंद्रप्रभा कितनी सुंदर है, काश यह मेरी पत्नी होती। लेकिन सैनिकों, पकड़ लो इस गुस्ताख को, अभी इसी का सिर कलम कर दो, ताकि यह कभी कोई इस तरह की उद्दंडता न कर सके। शायद सैनिकों ने उसी पल मेरे बापू को मौत की घाट उतार दिया। नहीं बापू आ। और फिर मैंने बापू की चिता पर कसम खाई। मैं अपने बापू की कसम सौगंध खाता हूँ कि इस अग्नि को जिस राजा ने घराने की औरत पर नजर डालने के जुर्म में मौत की सजा दी, एक दिन उसी राजा की होने वाली कन्या का संतान को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यही मेरी मौत का प्रतिशोध होगा। अतः मैं विजय दत्त, आज मैं अपने बापू की चिता के सामने खाई प्रतिज्ञा को पूरा करता हूँ। तेरी बेटी के लिए जा रहा हूँ, और मैं इसे 5 दिन का समय दूंगा। अगर ये अपनी इच्छा से मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, अन्यथा छठे दिन इसके बलपूर्वक ब्याह कर लूंगा। ठाका लगाते हुए जादूगर ने अपना मुंह खोला और अगले ही पल सारी खोपड़ियां उसके मुंह में समाती चली गई। फिर जादूगर ने मन ही मन मंत्र पढ़ा, पिताजी बचाइए, ओह बेटी तुम कहाँ हो? बस नौजवानों, उसी के साथ मैं दुष्ट जादूगर मेरी बेटी को अदृश्य करके न जाने कहाँ ले गया। हम उसकी खोज में सारे राज्य के सैनिक भेजे, परंतु न जाने न केवल उसे ढूंढने में असफल रहे, बल्कि जादूगर के कथित सुनहरी घाटी का भी पता न लगा सके। वो खैर कोई बात नहीं, खुद उस राक्षस की खोज कर निकालेंगे। अच्छा, अब आप हमें इजाज़त दें। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। महामंत्री, आप इन दोनों के सफर का उचित प्रबंध कर दीजिए। जी महाराज। और फिर देखो बुद्धिराज, हम दोनों के सफर के लिए 2 सबसे अच्छे घोड़े और 2 तलवारें, रास्ते में किसी रुकावट का सामना करने के लिए, और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो कहो। धन्यवाद महामंत्री जी, अब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो फिर ठीक है, आप लोग अपने सफर के लिए निकल जाएं। ईश्वर आपकी सफलता प्रदान करे। महामंत्री से इजाजत लेकर बुद्धिराज ने जैसे ही घोड़े पर बैठे, कुछ घोड़े की पहचान लिया कि उस सवारी करने वाला नाड़ी है। ही और बुद्धिराज को घोड़े पर गिरता देख सैनिक हंस पड़े। खामोश, क्षमा करें। ओह बुद्धिराज, यदि तुम घुड़सवारी नहीं सीखी है तो मेरे ख्याल से सीखी तो ही हम समझ गए महामंत्री जी, हम राजकुमारी को पैदल ही खोज में पैदल ही जाएंगे। मेरे ख्याल से यही उचित रहेगा। फिर बुद्धिराज और शक्तिराज महामंत्री से विदा लेकर पैदल राजकुमारी चंद्रप्रभा की खोज में निकल पड़े। किंतु अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, तभी शक्तिराज के मन में कोई ख्याल आया और एकाकी हुआ ठनका।
अरे यार बुद्धिराज, हम राजकुमारी की खोज में निकल पड़े, तू हमें जाना किधर है? राजकुमार जादूगर द्वारा कथित सुनहरी घाटी किस दिशा में है हमें पता नहीं। फिर बात तो तेरी ठीक है मित्र, जब हम अपनी मंजिल ही नहीं मालूम तो हम आगे बढ़े किधर? लेकिन हम राजमहल से निकले हैं, उत्तर दिशा की तरफ बढ़े तो आगे फिलहाल हम उत्तरी दिशा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और फिर पहाड़ों और जंगलों को पार करते राजकुमारी की खोज में उत्तरी दिशा में आगे बढ़ने लगे। पता नहीं हम अपनी खोज में सफल होंगे या नहीं। उस रात व्यायाम जंगल में शक्तिराज सो रहा था कि बुद्धिराज जाकर पहरा दे रहा था, तो अचानक अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई। विशाल अजगर बुद्धिराज को अपने बंधन में जकड़ने की कोशिश कर रहा कर अरे आह, क्या देखता, क्या यह क्या करता है? अब मेरा मित्र सो रहा है, इसकी नींद खराब मत कर, मुझे इससे निपटना ही है। इधर आ खोखो। बुद्धिराज को दूर पर खड़े ऊंचे पेड़ों के तने के बीच आकर खड़ा हो गया। अब आओ, देखो कितना जोर है अजगर के बंधन में। अजगर अगले ही पल उन वृक्ष को आपस में बंधन बुद्धिराज पर फेंका। जकड़ बेटा, कस कर जकड़, अब जकड़ मेरे शरीर की एक एक हड्डी टूट जाएगी। और अजगर उन दोनों वृक्षों को तने में अपना शरीर, उसका शरीर समझकर जोर लगाता रहा। जब बुद्धिराज ऊपर ऊपर छलांग लगाई। अजगर भाई, मुझे छोड़ना मत। और अजगर पीछा छुड़ाकर बुद्धिराज आगे बढ़ा। जा शक्तिराज सोया था, जान बची लाखों पाए। बाकी की रात बिना किसी वेदन के काटी खुर्र। और सुबह होते ही, चल भाई बुद्धिराज, अब तेरी राजकुमारी की खोज में आगे बढ़ा जाए। पता नहीं वह जादूगर कहाँ उठा कर ले गया है। हूँ चलो भाई, कहते हैं ना, जिस खोजा तिन पैया, गहरे पानी पीठे। इसी के साथ दोनों एक बार फिर राजकुमारी की खोज में चल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर गए थे। माँ नीचे देखो, एक शिकार, एक नहीं शिकार, शिकार नहीं दो दो। वाह मजा आ गया। शक्तिराज और बुद्धिराज ने अपना सिर पर मंडरा रहे खतरे थे, पूरी तरह अनजान थे। लेकिन आकाश में उड़ने वाले उन दोनों भयानक पक्षियों को हवा में कलाबाजी खाई। अरे देखते देखते शक्तिराज और बुद्धिराज अपने विशाल पंजों में जकड़ कर वह आकाश में ऊंचाइयों पर ले गई। वो पता नहीं यह क्या बला है, पता नहीं यह कौन सा पक्षी है। चाहूँ तो भी इसके दोनों टांगे चीर दूं, लेकिन अगर आकाश में ही इसके चुंगल से मुक्त हो गया तो यहाँ से गिरकर मौत निश्चित है। फिलहाल अपने आप को इसके भाग्य के सारे छोड़कर देने में भी भलाई है। और थोड़ी देर बाद आश्चर्य है, इस बियाबान जंगल में इतना सुंदर महल, भला महल किसका हो सकता है? महल की छत पर उतरते हैं दोनों भयानक पक्षी अपनी अपनी चोंच खोली और उनमें से एक एक मोती बाहर गिरा। और मोती गिरते ही, ओ तुम कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? ही मैं डायन त्रिकला हूँ और यह मेरी बेटी त्रिकाला। हम दोनों तुम्हें अपना आहार बनाएंगी। ही वाह, कितना सुंदर सजीला नौजवान है। उसकी बात सुनते ही क्रोधित हो शक्तिदान ने डायन की ओर बढ़ा। दुष्ट डायन, इससे पहले कि तू हमें अपना आहार बनाए कि सोचे, तेरा गला दबा दूंगा। लेकिन उससे पहले डायन के मन में कोई मंत्र पड़ा और अगले ही पल उसके हाथों में एक विचित्र हथियार आ गया। ही लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है, लेकिन तभी ठहरो माँ, इसे नहीं मारोगी। यह सुंदर युवक के संग ब्याह चाहूंगी क्या? हाँ, मैं तुमसे यानी एक डायन की बेटी से ब्याह करूंगा। हाँ हाँ। बेटी, यह तू क्या कह रही है? मैं तेरा ब्याह इससे भी सुंदर युग से करूंगी। वह तेरे काबिल नहीं है। यह तो हमारा आहार है, पेट भरने के काम आएगा। लेकिन माँ, मैं तो इसी के साथ ब्याह करूंगी। ही हाँ डायन जी, देखिए मेरा मित्र कितना सुंदर है, इसे सेब की तरह गाल है। और बुद्धू बुद्धि, मैं कहता हूँ चुप हो जा, वरना तुझे उठाकर पटक दूंगा। फिर डायन की बेटी जिद्द की, शक्ति राज, तुम्हें मेरी बेटी
के ब्याह करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारे बाप का राज है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बकवास बंद करो सत्यराज। यदि शेर दी तुम अपनी बेटी से ब्याह नहीं करने के लिए राजी नहीं हुए तो पहले तुम्हारे दोस्त को मार कर खाऊंगी, फिर उसके बाद तुझे भी। कहने के साथ ही डायन भयंकर अंदाज में बुद्धि राज की तरफ बढ़ी। अरे अरे शक्तिराज मेरे भाई, मेरे दोस्त, जल्दी से हाँ कह दे, वरना सपनों की राजकुमारी से ब्याह करना इस डायन डायन सच में तुझे मार कर खा जाएगी। वाह, मैं सपनों की राजकुमारी ही। कहते हुए बुद्धिराज शक्तिराज ने एक विशेष इशारा किया। लगता है बुद्धिराज की बुद्धि में डायनों से छुटकारा पाने का कोई योजना है। आता मुझे इस समय हाँ कर देनी चाहिए। अतः ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे मित्र के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करोगी। मुझे मंजूर है, लेकिन ब्याह अभी इसी समय होगा। इन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले शक्ति का सही अनुमान लगाना जरूरी है। मैं कितना खुशनसीब हूँ। सुनारी घाटी। अगली कॉमिक्स जल्दी ही पेश होगी दोस्तों।